देश की पहचान है ये सेंट्रल विस्टा, क्योंकि देश का ये केंद्र है जहां से हर मंत्रालय के हर दफ्तर यहां मौजूद हैं। आज़ादी को हमारे को 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट थी वो अंग्रेजों के कार्यकाल में बनी थी। लेकिन अब आज़ाद भारत की जो नई पार्लियामेंट है वो लगभग बनकर तैयार है। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात करेंगे देश की शान सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन और उस पर विपक्ष की सियासत की। अब से महज 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली के लुटियन जोन की तस्वीर भी बदल जाएगी। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतें हैं। इसके उद्घाटन के साथ ही अंग्रेजों की गुलामी की छाप भी अब मिट जाएगी और कल से सेंट्रल विस्टा का कुछ हिस्सा आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। सेंट्रल विस्टा की खासियत क्या है? दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत आपको लगातार बता रहा है कि इस शो के दौरान आगे भी आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी आज किस तरह से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। किंग जॉर्ज की प्रतिमा को 1968 में यहां से हटाकर मध्य दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थापित किया गया था। तब से यह कैनोपी खाली पड़ी हुई थी। अब वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश से गुलामी की छाप को हटा रहे हैं, कर्तव्य पथ पर है। दुनिया में भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। 12 राज्यों में यह यात्रा होगी। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर राहुल गांधी का फोकस 2024 के लिए 321 सीटों पर है। वहीं केजरीवाल गुजरात मिशन में जुटे हुए हैं। उन्होंने भी देश भर में अपनी यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करना हो या फिर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिले न्योते पर ही हमलावर हो गई। एक बार उनको सुन लीजिए। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रख दिया, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कर्तव्य पथ पे चलना कब सीखेगी? चलना तो सीखो प्रभु कम से कम। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে পরশুদিন। কে দিয়েছে? লিখেছেন একটা আন্ডার সেক্রেটারি সম্ভবত লেভেলে। লিখে বলছে প্রাইম মিনিস্টার 7 বাজে ইনাগুরেট করবে, তোমাকে 6 বাজে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলছে, যেন চাকর বাকর আমি বন্ডেড লেবার। কোনো আন্ডার সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারকে এভাবে চিঠি লিখতে পারে না। কালচারাল মিনিস্টার এত বড় হয়ে গেল, সেও একটা চিঠি লিখতে পারলো না। जिस सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन हो रहा है उसे लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठाते हुए इसे मोदी का बंगला तक बता दिया था। राजपथ का नाम बदलने पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। एक तरफ मोदी देश की शान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास के जरिए कर्तव्य का पथ तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ विरोधी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं और 2024 की तैयारी दोनों तरफ से जोर शोर से चल रही है। लेकिन विपक्षी दलों के झूठ की पोल कड़ी दर कड़ी खुलकर सामने आ जाती है। अब इसको भी बंगला बताया था, आज देश देखेगा कि मोदी का बंगला है या नहीं। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गुलामी को हटाने का प्रण लिया था। आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको 2014 में सरकार बनाने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने कहां से अंग्रेजों की गुलामी के निशान मिटाने का काम किया है वो भी बता देता हूं। 8 सितंबर 2022 यानी आज इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा। किंग जॉर्ज की प्रतिमा को 1968 में यहां से हटाकर मध्य दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थापित किया गया था। तब से यह कैनोपी यहां पर खाली थी। 7 सितंबर 2022 को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की मंजूरी मिली। 2 सितंबर 2022 को नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया गया। छत्रपति शिवाजी को पताका समर्पित की गई। सितंबर 2016 में दिल्ली के रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। मई 2022 में ब्रिटिश काल के 1500 पुराने कानून को खत्म किया गया। 2017 में वार्षिक केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय हुआ। 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म किया गया।
जनवरी 2022 में सरकार ने एबाइड विद मी को बीटिंग रिट्रीट से हटाया, इसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल, राहुल केजरीवाल की यात्रा वर्सेस मोदी का कर्तव्य पथ, जनता किसके साथ चलेगी? मोदी का बंगला या देश की शान? कर्तव्य पथ, इसका जवाब भी आज पूछेंगे। विपक्ष का हर झूठ एक्सपोज हो रहा है तो 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे? ये तमाम सवाल आज पूछेंगे। संजू वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा उदित राज कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुलदीप कुमार विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि अभी उदित राज जी नहीं जुड़े हैं तो तहसीन भाई मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूं पहले कि जिसको नरेंद्र मोदी का बंगला बताया गया था, आज पब्लिक जब देखेगी कि वो तो कर्तव्य पथ निकला और इसमें बंगला कहां है नरेंद्र मोदी का जो नरेंद्र मोदी के नाम पर बना हो, तो क्या विपक्ष की जो छवि है जिसमें एक क्रेडिबिलिटी को लेकर संशय लोगों के अंदर रहता है, वो और क्रेडिबिलिटी को लेकर लोग जो है सवाल पूछेंगे कि कहां है मोदी का बंगला? नमस्कार सुशांत जी, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार करते हुए 2 या 3 चीज कहना चाहूंगा और आप आश्चर्यचकित होगी मेरी बात सुनकर। मैं ये नेम चेंजिंग का पूरी तरह से समर्थक हूं माननीय प्रधानमंत्री का। मैं बहुत खुश हूं प्रधानमंत्री ने ये नाम कर दिया कर्तव्य पथ। कभी कर्तव्य पे तो चले नहीं इस पथ पर, लोग बिना ऑक्सीजन के लोगों की शहादत हो गई, किसानों की शहादत हो गई, लेकिन चलो नेम चेंजिंग चल रहा है, इसका तो मैं समर्थक हूँ, बिल्कुल समर्थक हूँ। लेकिन मेरे कुछ सुझाव है, अगर आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पीएमओ और प्रधानमंत्री जी आपके शो को बहुत गंभीरता से देखते हैं। इस रेनोवेशन में जो सेंट्रल विस्टा का रेनोवेशन किया, वहां पे एक पथ का नाम इनको रखना चाहिए सहयोगी पथ, और वहां पे 2 नई बिल्डिंग बनानी चाहिए, सीबीआई और ईडी के पथ की बिल्डिंग है, ताकि जो विपक्ष पे रेड्स होते वो सहयोगी पथ। और एक वहां पर बीजेपी का कार्यालय जो है उसका भी नाम रीनेम करना चाहिए उस रोड का, और उसका होना चाहिए मंडी पथ, क्योंकि सब्जी की मंडी में किस तरह से आप खरीदते हो वैसे बीजेपी एमएलएस को खरीदते हैं, विपक्ष के एमएलएस को, तो वहां पे नेम चेंजिंग का मेरा एक सुझाव है। जहां तक आपका एक स्पेसिफिक सवाल था प्रधानमंत्री जी के बंगले को लेकर, मैं अक्सर इस तरह की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री पर नहीं करता हूं, लेकिन आपके दर्शकों को एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री का एक बंगला बन रहा है। ये नहीं कि मोदी जी का बन रहा है, प्रधानमंत्री का एक बंगला बन रहा है, और ऐसा बंगला बन रहा है प्रधानमंत्री का कि उसमें प्राइवेट टनल होगा सिर्फ जिसमें प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं। तो मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि आज ओणम का शुभ दिन है, भगवान हमारे देश तो तहसीन पूनावाला जी, पहली बात तो आपने क्लियर किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं हर बार ये आश्चर्यचकित रहता हूं कि आप कुछ जो बोलते हैं वो राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप उसे प्राइम मिनिस्टर का बंगला बता रहे हैं, राहुल गांधी उसे मोदी जी का बंगला बताते हैं। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें एक पंखा एक खिड़की भी जो लगेगी ना सर, वो देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, राहुल गांधी को तो खुश होना चाहिए, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना सर। आप नहीं मानते राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो वो टनल यूज करेंगे ना सर, वो एसी यूज करेंगे, वो बेडरूम यूज करेंगे, वो सोफा यूज करेंगे, सब यूज करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए। जी जब वो बनेंगे 2024 में, वो बने या नीतीश जी बने या ममता जी बने, आपको डाउट है क्या राहुल गांधी, नीतीश जी, ममता जी सबको ले आए? मैं तो राहुल गांधी सोच रहा था। नहीं, मैं इस बात पे मैं सटीक हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए सर। जो आदमी दोबारा पीएम नहीं बनेगा वो आप लोगों के लिए बंगला बना के जा रहा है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? और क्या बेहतर हो सकता है? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला लेकिन वो बंगले बना रहे, उसमें कोई अरे भाई, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ना मिलने और इसका कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा मैं एक एक रिएक्शन ले लूं। संजू जी आज आपको थोड़ा रुकना होगा, पहले मैं विपक्ष की बात सुनूंगा फिर आपके पास आऊंगा। पहले 1 मिनट, कुलदीप जी एक लास्ट सुझाव। अच्छा ठीक, लास्ट आप सुझाव दे रहे हैं, यहाँ बन के तैयार हो गया। लास्ट सुझाव। अच्छा दीजिए। पथ को फकीरी पथ नाम रख दो, और उसपे 2 हवाई जहाज भी जो खरीदे वो भी रख दो, कि देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, बंगले बनाए जा रहे, हवाई जहाज आ रहे, मेबैक गाड़ी आ रही।
फकीरी पथ उसका नाम रख दो। ठीक है तहसीन भाई, मैं ये कह रहा हूं, आप इतने सुझाव दे रहे हैं, अभी 2024 में आप कह रहे हैं मोदी जी बनेंगे नहीं पीएम, राहुल गांधी बने, ममता जी बने, कोई और बने या केजरीवाल जी बने, जो बनेगा वो अपना ये फकीरी पथ रखना है या मंडी खोलना है, जो खोलना है वो आप लोग कीजिएगा। मुझे ये बताइए कुलदीप भाई ये बताइए, एक तरफ राहुल जी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, और तीसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ है, जिसमें पहले कहा गया मोदी जी का बंगला है, अब पब्लिक देख रही है कि ये तो देश को समर्पित है। तो इसमें आपकी यात्रा और इस कर्तव्य पथ के बीच पब्लिक किसको चुनेगी और क्यों चुनेगी? देखिए सुशांत भाई, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मोदी जी अभी तो 2024 तक प्रधानमंत्री देश के हैं और अभी तो उनके पास 2 साल का समय पड़ा हुआ है। लेकिन आज इस देश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन उसका चेहरा होगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश जिस बेरोजगारी के उससे गुजर रहा है, आज जो आर्थिक मंदी के दौर से जो देश गुजर रहा है, जो महंगाई दिन बढ़ती जा रही है, मोदी जी ने लोगों से वादा किया था कि 15 अगस्त 2022 को जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, उस समय तक भारत के हर व्यक्ति के छत पर सर के ऊपर छत होगी। क्या वो वादा पूरा हुआ देश के लोगों का? आप कर्तव्य पथ रखिए, आप राजपथ रखिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपने जो शिक्षा का अधिकार की जो बात करते थे, जो जनता को शिक्षा का मुफ्त अधिकार था, जो जनता को स्वास्थ्य का अधिकार था, आज आप उसको रेवड़िया कहने लगे हो। आज आप जनता को सिर्फ कर्तव्य बताने लगे हो। कर्तव्य सरकार का है। सरकार ने जो वादे किए थे उस कर्तव्य का क्या हुआ? जो लोगों से वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, उन 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आज ये मोदी जी बताएं, महंगाई का क्या हुआ? कुलदीप भाई, का रेट कहां जा रहा है? क्योंकि कुलदीप भाई मैं आपके सारे प्रश्न अभी बीजेपी की प्रवक्ता के सामने रख देता हूं, वो इसका जवाब देंगी, लेकिन मेरा एक काउंटर प्रश्न है इस पे, क्योंकि हम 2024 को डिस्कस कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब कोशिश कर रहे हैं। तो आपने कहा कि पब्लिक जो है वो ये देखेगी कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया या नहीं। तो ऐसे में लोग अरविंद केजरीवाल से भी पूछेंगे ना सर कि आपने 500 स्कूल खोलने की बात की थी, आरटीआई कहती है कि 63 स्कूल खोले, तो 500 जब 5 साल में नहीं खोले तो लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। लोग आपसे भी पूछेंगे कि दिल्ली के अंदर जो है आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनकी स्थिति क्या है, बेहतर है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न आपके पास भी आएंगे। सुशांत भाई देखिए, गौरव जी तो भाग गए थे, वो देख के नहीं गए थे। आप भी आइए, अपने रिपोर्टर को भी लेके आइए। मैं दावा करता हूं, मैं आपको दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं, मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं जिन स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मैं वो दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस क्या है, मैं दिखाता हूं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक। आप मेरे साथ आइए, मैं चैलेंज करता हूं। कुलदीप भाई मैं तो इतना कह रहा हूं, जिसने आरटीआई में जवाब में लिखा कि 63 स्कूल खुले हैं, पहले उसको बाहर निकालिए। उसने झूठ क्यों बोला? 500 स्कूल आपने खोल दिए, वो 63 लिख के दे रहा जवाब में। भाजपा वाले पहले कहते थे कि स्कूल खुले ही नहीं है, फिर कहते थे कमरे बने ही नहीं है, फिर कह रहे 4000 कमरे बना रहे, 7000। पर सर वो तो आरटीआई तो सरकार का डेटा हुआ ना कुलदीप भाई, 63 स्कूल सरकार लिख के दे रही कि हमने 63 स्कूल खोले हैं। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, दिल्ली के अंदर जो भी लैंड है वो डीडीए के पास है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 22,000 क्लासरूम बनाए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, और मैं आपको दिखा दूंगा कहां बनाए। दिल्ली के अंदर लैंड जो है, कुलदीप भाई उसमें भी प्रश्न है। सीवीसी कहती है आपने टॉयलेट को भी क्लासरूम गिन लिया है, सीवीसी की रिपोर्ट है। सीवीसी की कौन सी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद सर अभी एलजी ने उस पे एक्शन के लिए बोला है सर। अगर आपने देखिए, एलजी साहब तो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। पहले एलजी साहब उसका जवाब ठीक है, हम तो कह रहे हैं आपने सीबीआई ने सारी जांच कर ली, अब सीबीआई से हम कह रहे हैं वो भी तो जांच कर ले, एलजी साहब की जांच कर ले, शिवराज सिंह चौहान की जांच कर ले, वहां पे ऑडिटर जनरल क्या कह रहे हैं। नहीं, शिवराज सिंह चौहान वाले पे मैं आपके साथ हूं सर। शिवराज सिंह चौहान में वहां जो मध्य प्रदेश में आया उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एलजी वाला मैं आपको बता दूं, जो आप लोग 1400 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, उसमें सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे रखी है। ये आपको नेताओं को शायद पता नहीं है या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आता हूं सर, इस पे आता हूं। संजू वर्मा जी, उनका तर्क ये है कि हमारे पास काम है दिखाने को, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी, आपने जो है एक कर्तव्य पथ खड़ा कर दिया लोगों को तामझाम दिखाने के लिए। ये आप पर आरोप है। मैंने अभी इनको बिल्कुल नहीं टोका सुशांत जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। प्लीज आप अभी मुझे टोकिए मत, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कह रही हूँ। पहली बात तो ये, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मांग 2012 में जयराम रमेश ने चिट्ठी द्वारा मीरा कुमार, जो उस वक्त लोकसभा की स्पीकर थी, उनको लिखकर कहा था
कि जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है और उसमें इतनी जगह पर तोड़फोड़ हो चुकी है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सांसदों की वो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तब मीरा कुमार ने 2012 में उस वक्त के कांग्रेस के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को लिखा था कि जयराम रमेश सही कह रहे हैं, कृपया करके एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का आयोजन कीजिए। 2012 से आज 2022 10 साल के बाद हम तो वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले जयराम रमेश ने हाथ जोड़कर मीरा कुमार से मांग की थी। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के मुताबिक आर्टिकल 81(3) के मुताबिक यह लिखा गया है कि हर 10 साल में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होना चाहिए, पर 1973 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुआ। अब कहा गया है कि 2026 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा, जिसका मतलब यह है कि 2026 के डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 888 हो जाएंगी और राज्यसभा की सीटें 245 से बढ़कर 384 यानी 384 हो जाएंगी। और जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 1250 से ज्यादा सांसदों की एक साथ ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवा सकता, पर सेंट्रल विस्टा के आने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन संभव है, जहां एक जगह एकत्रित होकर 1200 1250 से ज्यादा सांसद बैठकर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। तो सेफ्टी के मुद्दे से देखिए, सिक्योरिटी के नजरिए से देखिए, संविधान ने क्या कहा है उस संजू जी देखिए, संजू जी आप जो कह रही हैं वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। इसकी मांग कांग्रेस के जमाने से हो रही थी। जो सांसद, राहुल गांधी भी सांसद ही हैं, और जो लोग सेंट्रल विस्टा को मोदी जी का बंगला बता रहे थे, जबकि वहां संसद भवन और देश के प्रधानमंत्री का और उपराष्ट्रपति का घर बन रहा था, तो वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो जर्जर संसद भवन गिर जाता किसी चलते हुए सेशन में, तो कोई अकेले मोदी जी जो हैं वो उसकी चपेट में आते या फलाना पार्टी के लोग नहीं आते, ऐसा नहीं होता। सबकी जान को खतरा था और इसलिए वो काम हो रहा था। लेकिन मैं अभी आ रहा हूं संगीत रागी जी आपके पास। कुलदीप जी का आरोप यह है कि ये तो चलिए आपने कर दिया, उनके हिसाब से ये तामझाम है, लेकिन वो कह रहे हैं आपने रोजगार नहीं दिया, आपने स्वास्थ्य में कुछ नहीं किया, आपने गरीबी नहीं मिटाई, आपने महंगाई नहीं मिटाई, ये देकर आप पब्लिक को बरगला रहे हैं। मेरे को सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। ठीक है। पहले मैं बेरोजगारी पर कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बहुत गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, और ये आंकड़े आप जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से कंफर्म करवा सकते हैं। हर महीने ईपीएफओ में लगभग 13 लाख, मैं छोटा आंकड़ा दे रही हूँ, 13 लाख से ज्यादा है, पर एवरेज 13 लाख नए लोग भर्ती होते हैं, जिसका मतलब कि हर साल 1,56,00,000 फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में घुसे, जिसका मतलब यह है कि पिछले 8 सालों में 12.48 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ लोग सिर्फ ईपीएफओ के तहत फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में उनका दाखिला हुआ है। नहीं, पर संजू जी, पॉइंट नंबर 2, अच्छा ठीक है, जी प्लीज 20 सेकेंड। पॉइंट नंबर 2, 2 बड़ी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुई, रशिया यूक्रेन का युद्ध और कोरोना महामारी जो 100 साल के बाद आई, उसके बावजूद एवरेज इन्फ्लेशन, एवरेज महंगाई का दर पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के तहत ठीक है कुलदीप भाई 9%, इंदिरा गांधी के टाइम था 8.4%, नरसिम्हा राव के टाइम था 10.5% और मनमोहन सिंह के टाइम भी था 8.4%। इसलिए यहां बैठकर मोदी सरकार को भाषण देना बंद करिए। ठीक है, 1 मिनट संजू, कुलदीप भाई मैं आपको मौका दे रहा हूं। संगीत रागी जी थोड़ा सा आपको और इंतजार कराऊंगा, एक उनका रिबटल ले लूं। लेकिन संजू जी एक चीज का जवाब दीजिए। संजू जी मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत में नौकरी करने आऊं और मेरा जो है वो पीएफ का अकाउंट खुले, तो क्या मुझे टाइम्स नाउ नव भारत में नौकरी नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है ये माने? क्योंकि अगर आप 12.5 करोड़ का आंकड़ा गिनेंगे तो उसमें तो देश भर में जहां जहां रोजगार मिल रहा है सबकी बात हो गई। सरकार ने रोजगार दिया, और ये मैं फिर आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा, लेकिन क्या यह सरकारी आंकड़ा माना जाएगा कि सरकार ने रोजगार दिया?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सुशांत जी, आपको याद होगा जब कोरोना महामारी के बारे में हम सबको पता चला, मार्च और मई 2020 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और निर्मला सीतारमण ने जब इंसेंटिव पैकेज दिया, तब हमने ये कहा कि जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, चाहे वो ईपीएफओ के तहत हो, चाहे ईएसआईसी के तहत हो, या फिर आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत हो, जो कंट्रीब्यूशन नॉर्मली एम्प्लॉयर देता है, वो कंट्रीब्यूशन यदि कोई छोटी फर्म नहीं दे पाती, वो कंट्रीब्यूशन ईपीएफ का मोदी सरकार देगी। तो यहां सरकार ने एक हैंड होल्डिंग किस्म का सपोर्ट दिया, चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट हो या छोटा कॉर्पोरेट हो। इसलिए ये कहना कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, अब इस पे मैं दूसरों का जवाब ले लूं। संगीत रागी जी, माफी के साथ आपको 1 मिनट और रोक रहा हूं। कुलदीप जी, आप 1 मिनट में बात खत्म कीजिएगा जी। देखिए, इन्होंने बड़े चालाकी से अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए आंकड़ों को पढ़ दिया और बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये झूठ बोल रही हैं या पार्लियामेंट के अंदर इनके मंत्री जी ने झूठ बोला था कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया रोजगार के लिए और मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों के अंदर मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट की इनकी रिपोर्ट कह रही है। तो ये झूठे आंकड़े लाके प्रस्तुत करते हैं, एक चैनल पे दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथे पे दूसरा। आज देश देख रहा है कि मैं कभी झूठे आंकड़े नहीं देती, रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। आप रोजगार के बारे हो, आप अच्छा, 1 मिनट आज मोदी सरकार की क्षमता को पूरा देश देख रहा है। ना आप शिक्षा में कुछ कर पाए, ना आप स्वास्थ्य में कुछ कर पाए, ना आप रोजगार दे पाए। आज तो आपने सारे पीएसयू को बेचने का काम कर दिया। आज सारे पीएसयू आप लगातार बेच रहे हो। अब तो रेलवे प्राइवेट हाथों में चला गया। 1 मिनट संजू जी, 1 मिनट संजू जी, मैं आपको मौका दूंगा। 1 मिनट संजू जी, मैं आपको मौका दूंगा। कुलदीप जी 1 मिनट, उनको रिस्पॉन्ड करने का मैं मौका दूंगा। लेकिन कुलदीप भाई, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं रोजगार के सेक्टर में फेल है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने रोजगार दिए हैं? देखिए, हमने तो 13 लाख लोगों को रोजगार दिया है दिल्ली के अंदर। कैसे? आज आप जाएंगे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, उनके अंदर रोजगार दिया गया। दिल्ली के अंदर आप बसों में जाएंगे, बसों में आपको मार्शल लगे दिखेंगे, उसके अंदर हमने रोजगार दिया। तो दिल्ली के अंदर हमने तो रोजगार दिया है। दिल्ली के जो पर ऑफिशियल डेटा जो कहता है, सर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो रोजगार पोर्टल पे कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, और आंकड़ा देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि वो आंकड़ा 12,588 का है। देखिए, आप द हिंदू की रिपोर्ट तो पढ़ देते हैं। अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दिखाऊंगा सुशांत भाई, तो आप बोलेंगे नहीं, जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूंगा फिर आप उसकी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। मैं भाई कुलदीप भाई, देखिए, मैं क्यों नहीं मानूंगा, मैं जरूर मानूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी अच्छा काम करें, बीजेपी भी अच्छा काम करे, कांग्रेस भी करे। मैं बस ये देखिए, नहीं कुलदीप, आ रहा हूं कुलदीप भाई, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मान लेता अगर मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं होती कि एक आरटीआई है जो कहती है कि आपने 63 स्कूल खोले। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मान लेता अगर मेरे पास यह रिपोर्ट नहीं होती कि शीला दीक्षित के जमाने में 10वीं के रिजल्ट जो हैं वो 99% के पास थे, अभी 2022 में वो 82-83% पर आए। अगर मेरे पास रिपोर्ट नहीं होती जो ये कह रही होती कि दिल्ली में 33% जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस पढ़ाया जाता है, मात्र 33%, तो मैं मान लेता सर। अच्छा, आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आई कि IIT जे के अंदर सरकारी स्कूल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया? आपके पास ये रिपोर्ट भी नहीं आई होगी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों का रिजल्ट किस प्रकार से जो पहले की सरकार थी आज 99% जा रहा है भारत क्लास का रिजल्ट। आपके पास मैं उसी का आंकड़ा बता रहा हूं सर, कुलदीप भाई, मैं उसी का आंकड़ा बता रहा हूं। आप जो अच्छा कर रहे हैं उसको गिना रहा हूं सर, नहीं छीन रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं पब्लिक भी तो ये पूछेगी। ठीक है, अच्छा, मैं अब आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक मेहमान हमारे साथ है संगीत रागी जी, वो अभी तक बोल भी नहीं पाए। नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप ये बताइए कि दिल्ली की एजुकेशन आज जो देश के कई राज्यों के एजुकेशन से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ले लीजिए, हरियाणा की सरकार ले लीजिए, दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन का आज स्तर है वो इस कुलदीप भाई 2012 में दिल्ली के 10वीं के रिजल्ट थे 99% शीला दीक्षित के जमाने में।
आप कौन से ईयर की बात 2012 बोल रहा हूं सर, 2012 शीला दीक्षित सरकार, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री। सर अगर मेरा डेटा गलत हुआ तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ऑन एयर आके फिर बोलूंगा कि मैं गलत कह रहा हूं। जब अभी मैंने सवाल किया पार्लियामेंट के अंदर 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। अच्छा 10 सेकंड लीजिए, फिर संगीत रागी जी, एक मिनट संगीत रागी जी, आपके 10 सेकंड उनको दे दूं, पहले बताइए, फिर आप मत कहिएगा कि बुला के बैठा दिया है खाली। संजू जी बोलिए, संजू जी बोलिए, 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड। सुशांत जी, मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं गलत आंकड़े देती हूँ। मैं पीआईबी की रिपोर्ट, पीआईबी की 9 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, जहां पर पीआईबी ने लिखा है, आप चेक कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कह रही हूँ, आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will pay both employer contribution of 12% and also employee contribution of 12%. मतलब मोदी सरकार 24% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देगी, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉय का भी, यदि जो नई इंडस्ट्री या सेटअप है उसमें 1000 तक के एम्प्लॉइज है। जहां पर 1000 से ज्यादा है वहां पर संजू जी, एक मिनट, संजू जी, एक मिनट, संजू जी, अगर यही काम आम आदमी पार्टी करे, संजू जी मैं इतना कह रहा हूं, यही काम अगर आम आदमी पार्टी करे कि वो कहे कि मैं पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ा दूंगा, तो क्या आप मानेंगे कि उन्होंने रोजगार दे दिया? मैं इस पर आऊंगा, एक मिनट, कुलदीप भाई आ रहा हूं, एक सेकंड। संगीत रागी जी, अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो 2024 के लिहाज से है कि मोदी का बंगला बन रहा है या देश के लिए कर्तव्य पथ बन रहा है, या अरविंद केजरीवाल देश को एक बेहतर शिक्षा मॉडल दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं, इनमें, या राहुल गांधी जो है वो देश को फिर से जोड़ देंगे जो नरेंद्र मोदी तोड़ रहे हैं, इनमें से कौन सा वर्जन जो है वो पब्लिक के बीच चल पाएगा और क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। तो नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा मामले में जितने विपक्षी आरोप लगा रहे थे, उन्होंने अपनी फांसी लगाने के लिए उन्होंने रस्सी को लंबा छोड़ दिया। और आज जब वो सेंट्रल विस्टा का जब वो अनावरण करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि वहाँ मोदी का बंगला नहीं बन रहा है, तब इनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप, वैसे भी विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है भारत के अंदर, और खास करके अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार की कोई एक, मुझे विपक्ष का एक नेता मुझे बता दीजिए जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो, राजनीतिक जिसकी पूंजी कहते हैं, जिसके पास बहुत अच्छा हो। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं, आप अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं मानते? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनकी अभी पंजाब में सरकार बनी। देखिए पंजाब में सरकार बन गई है, लेकिन उनको पता है बहुत अच्छी तरह से कि आज जो है वो, जब उन्होंने ज़मीन की अपनी जो ज़मीन के मामले को लेकर के जो है वो स्टैंप ड्यूटी को लेकर के भी आज केस उनके खिलाफ हो गया है, आबकारी नीति को लेकर के, शराब के मामला में क्या चल रहा है। देखिए दिक्कत क्या थी कि अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया, वो जो पॉलिटिक्स किया, उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि सब दागेदार है, मैं एक स्वच्छ छवि का हूँ। आज 6-7 साल के बाद उनको पता लग रहा है कि लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि नहीं, वो उतने ही कीचड़ से सने हुए हैं जितने बाकी अन्य राजनीतिक दलों के लोग सने हुए हैं। एक मिनट, दूसरा देखिए कुलदीप भाई, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं, 2 मिनट रुके बस। आप रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, मैंने इतना धैर्य से आपको 2 बार कुलदीप भाई मैं आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। कुलदीप भाई मैं पूरा मौका दूंगा। ये रागी साहब 20 मिनट से चुप थे, मैं आपको ही रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। अगर आप सच में ही राजनीति विशेषज्ञ हैं तो एक बात उस पर भी बोल दीजिए, मैं मानूंगा आपको। नहीं, ये तय आप नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। मैं आपको धैर्य से सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे। स्कूल के बारे में सच्चाई आपने बता दिया, मैं कॉलेजेस के बारे में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने टेन्योर में एक भी कॉलेज नहीं खोला है। मैं फिर से दावे कर रहा हूं, एक भी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कॉलेज खुले थे, उसके बाद से एक भी कॉलेज का न तो कांग्रेस ने एडिशन किया है, न ही अरविंद केजरीवाल ने एक एडिशन किया है। दूसरी बात और बताता हूं, जो ये 2 प्रकार, प्लीज धैर्य रखिए, प्लीज धैर्य रखिए। ये असभ्यता और बदतमीजी फिर कहलाती है।
ये असभ्यता और बदतमीजी है। आपको इतनी देर से मैं सुन रहा था, अब ये बताएं, सुन लीजिए। आप ही बताएंगे संगीत रागी जी। नहीं कुलदीप भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप लोग जितनी देर बोले वो एक बार भी नहीं टोके। मैं तो कह रहा हूं मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। मौका नहीं दूं तो आप कहिएगा कि भाई एंकर ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं दे रहा हूं आपको मौका। अब आपको बता, सुन लें। अब इनकी राजनीतिक पूंजी की कीमत देखिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 100% फंडेड कॉलेजेस हैं उनको इन्होंने 7-8 महीने तक सैलरी ही नहीं दिया, दे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्या कमजोरी है, उन्होंने नहीं दिया। जहां पर 5% कंट्रीब्यूशन है वो आज के दिन में पूरा पैसा वो नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूं। इसके अतिरिक्त जो ये गवर्निंग बॉडी बनाते हैं वहां पर ये कार्डर बिल्डिंग के लिए कभी किसी छाते के दुकानदार वाले को, कोई सूटकेस बेचने वाले को, आप सोच सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चेयरमैन बन रहा है दिल्ली के गवर्निंग बॉडी के कॉलेज में, वहां आप ऐसे लोगों को किनको अपॉइंट करेगा? वो आने वाले दिनों में प्रोफेसर अपॉइंट कर रहा है, वो आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट कर रहा है। कुलदीप जी, ऐसे लोगों को आप अपॉइंट करते हैं, जवाब आप इस बात का बेचने वाले को, सूटकेस बेचने वालों को, अरे कम से कम एक एडमिशन को तो लाओ, क्योंकि आपको कोई एडमिशन मिलता नहीं है। ठीक है, एक मिनट, एक और आगे की बात, एक मिनट, इतने का जवाब ले लें। 10 सेकंड और 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए। देखिए जब 2014 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। भारत उस समय 10वीं अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया में। आज के दिन में यदि आप 3.4 के आसपास के ट्रिलियन की इकोनॉमी का आप इकोनॉमी बन जा रहे हैं, पूरी दुनिया का उस समय जो कंट्रीब्यूशन था आपके जीडीपी में, आपका कंट्रीब्यूशन यदि आपको 1.5% यदि बढ़ जा रहा है, तो फिर भी आप कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था नाश हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। तो देखिए, हो सकता है कि आपके अंधभक्त आपको मान लें, लेकिन दुनिया नहीं इसको मान रही। ठीक है कुलदीप जी, आप इसका जवाब दीजिए। एजेंसी है वो करेगी कि ये भारत सबसे बड़ी, एक मिनट, अब रागी जी सवाल लेने दीजिए। कुलदीप जी, क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिक्स के अंदर। नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी आम जनता के बीच जब झूठे आरोप लगते हैं और वो एक्सपोज होते हैं तो बढ़ जाती है। जैसे ये सेंट्रल विस्टा कि भाई ये मोदी का बंगला बन रहा है और अभी तस्वीर अलग है। संगीत रागी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है जब हाल के दिनों में उन पर आबकारी नीति को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सीबीसी की रिपोर्ट जो मैं बता रहा था, या अभी जो स्टैंप ड्यूटी का मामला सामने आया, इन चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। अब इस पर जवाब दीजिए। प्रशांत भाई, क्रेडिबिलिटी कम हुई। 3 बार दिल्ली के अंदर भाजपा को मुकी खानी पड़ी। 3 बार, एक बार 3 सीटें मिली, दूसरी बार मिली 8 सीटें मेरे ख्याल से। ये भाजपा का चेहरा दिल्ली के अंदर है। अभी राजेंद्र नगर में उपचुनाव हुआ, वहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई। ये भाजपा क्रेडिबिलिटी है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने थे, उससे डर के भाग गए। ये अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कम हुई है इनकी नजरों में। पंजाब के अंदर चुनाव हुए, क्या भाजपा को कितने वोट मिले, क्या इनका हशर हुआ, ये जानते होंगे। अब गुजरात के अंदर चुनाव है। अब गुजरात के अंदर जय चुनाव आए, तुरंत सीबीआई आ गई, फिर ईडी आ गई, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, फिर कोई और आ गए। मैं इनसे कह रहा हूं, जमीन गुजरात के अंदर खिसक चुकी है। कितना भी कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी रोक नहीं पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी को। 1 मिनट संजू जी, तहसीन पहले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है और गुजरात में आम आदमी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी, आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से करेगी। और मॉडल जाएगा एजुकेशन का मॉडल, जो गुजरात में तो गुजरात में आप सरकार बना रहे हैं? निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा है लोगों को। अकेले या कांग्रेस के साथ? आज जो हमारा समर्थन जनता के साथ होता है, हमारा अच्छा, ठीक है, गठबंधन जनता के साथ होता है, हमारा बीजेपी। ठीक है, तहसीन पूनावाला बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं संजू जी। तहसीन पूनावाला, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जी को आज देश देख रहा है। 130 करोड़ लोग जुड़ के अरविंद जी, अगर विधायक साहब का हो गया तो फिर मैं बोल देता हूं। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी। देखिए, ये अब और एक मेरा सुझाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सुन ले तो एक जुमला पथ भी शुरू कर दीजिए। जुमला पथ क्यों? अभी विधायक साहब ने सच्ची बात कही। मैम, मैं बोल देता हूं, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। अभी विधायक साहब ने बिल्कुल सही कहा। तो आंकड़ों के हवाले से किस तरह से विधायक साहब को अपने कार की गलत कह रहे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर नाविका जी को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कुछ मना नहीं, नाविका जी को कहा कि मेरे पास डेटा ही नहीं है नौकरियां का।
ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आते कहते हमने ये डेटा वो डेटा, पीपीएफ का डेटा। अब पीपीएफ का डेटा नौकरियों के लिए वो बैरोमीटर है ही नहीं। तो आपने भी बता दिया सुशांत जी, ये छोड़ दिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पीपीएफ का अकाउंट कब खोलते हैं, जब आपके पास 20 एम्प्लॉइज होता, वो फॉर्मलाइजेशन होता। 20 आपके पास 19 हो तो फिर आप बता देते कि 20 हमारे बढ़ गए, क्योंकि आपने फिर पीपीएफ अकाउंट खोल दिया, आपने उसको आपने गिन लिया उसके अंदर। ये ऐसे नहीं होता। आप प्लीज इसको, आप ये जो आंकड़ों की आप जो आ रहा हूं संजू जी, थोड़ा सा रुकिए, आ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगा। कोविड के समय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता नहीं, मैं छोटा आदमी हूं, मैं सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे था, इकोनॉमिक टाइम्स के, कि 4 डेकेड्स में सबसे ज्यादा इन्होंने पीपीएफ का रेट घटाया है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार ने। जुमला पर तहसीन भाई, मेरा एक प्रश्न है। अब हम आते बेरोजगारी पे। सुन लीजिए, पहली बार 40 वर्षों में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हमारी इकोनॉमी अब जो 13.8% ग्रोथ दिखाया वो 2019 लेवल से, और अगर आप बाकी फैक्टर्स गिन ले तो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। लेकिन आप ये अपने पीठ थपथपाते हो, कहते हमारी इकोनॉमी। अच्छा तहसीन भाई, छोटा प्रश्न लेता हूं, छोटा काउंटर। प्लीज, दुनिया का कौन सा देश है जिसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है? सिर्फ इतना बताइए। बहुत सारी इकोनॉमीज जैसे नाम बताइए। बहुत सारी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, माइनस में ग्रोथ है। मैं उसका उत्तर दे देता हूं। इन्फ्लेशन भी, इन्फ्लेशन भी बता दीजिएगा। अगर आप भारत में, आपकी बात को समझते हुए, अगर आप भारत की तुलना अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन मुल्क से कर रहे हैं, तो फिर पर कैपिटा इनकम में भारत कितना पीछे है? ये आप गलत चले गए। पर कैपिटा इनकम कैसे कीजिएगा? आप आबादी देख रहे हैं हमारी 140 करोड़ होने के लिए आपने कभी रोका नहीं, और अब आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक, तहसीन भाई एक और छोटा सा प्रश्न मेरा, फिर संजू जी के पास जाऊंगा। नहीं तहसीन भाई, एक छोटा सा प्रश्न। इन्होंने कहा केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी घट रही है। कुलदीप जी ने जो कहा कि भाई अगर क्रेडिबिलिटी घट रही है तो हम दिल्ली में बार बार कैसे जीत रहे हैं, हम पंजाब कैसे जीत रहे हैं। उनका जवाब बिल्कुल सही है, उनका तर्क बिल्कुल सही है कि भाई हम कैसे जीत रहे हैं, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। वैसे ही अगर नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं, अगर वो देश को डुबा रहे हैं, तो वो कैसे सीटें बढ़ाकर जीत रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी की भी क्रेडिबिलिटी घट रही है, फिर भी वो जीत रहे हैं। केजरीवाल की घट रही है, फिर भी जीत रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी चरम पर है, पर उनसे एक जीत नहीं मिलती उनको। तो फिर 60 साल में जब मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस की भी क्रेडिबिलिटी थी कि वो, अरे पर राहुल गांधी ने 60 साल में थोड़ी किया सर। एक मिनट, मैं अपना उत्तर तो दे दूं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, में उत्तर दे देता हूं। 60 साल में तो कांग्रेस ने जीता। मोदी जी ने तो कांग्रेस को टारगेट किया था। मोदी जी ने तो कहा था 60 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये तो मान लेते हैं आज मोदी जी और भाजपा के प्रवक्ता के 60 साल में बहुत कुछ हुआ देश में। तो जो तर्क मोदी जी लगा रहे वो तर्क कांग्रेस के लिए भी लागू है। कुछ तो कुछ होता है ना, डेटा पढ़ लीजिए ना। अभी ठीक है, सांस तो लोगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये था तहसीन भाई कि केजरीवाल जी को लोग चुन ले रहे हैं, मोदी जी को चुन रहे हैं, राहुल गांधी जी को चुन ही नहीं रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है, उस तरफ देख ही नहीं रहे। ये क्यों हो रहा है? ये चिंता का विषय। संजू वर्मा जी अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आ रहा हूं तहसीन भाई, आ रहा हूं। संजू वर्मा। सुशांत जी, मैं दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बारी बारी अरे वो राजनीतिक विश्लेषक है भाई, प्रवक्ता नहीं है। वो आरोपों को गलत सिद्ध कर दूंगी। पहली बात तो तहसीन पूनावाला, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, इसीलिए मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। मैं देश का प्रवक्ता हूँ। आप पहले इसको दुरुस्त कीजिए, मैं देश का प्रवक्ता हूँ। आप पहले इसको दुरुस्त कीजिए, मैं देश का प्रवक्ता हूँ। पार्टी उत्तर प्रदेश, अगर आपको लगता है कांग्रेस का प्रवक्ता, ये आपकी सोच है। सुशांत जी, ये क्या तरीका है? अच्छा ठीक है भाई, हो गया, मैंने बोल दिया आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। दुरुस्त करा रहा हूँ। हाँ मैं बोल दिया, वो देश के प्रवक्ता है। चलिए आप बोलिए संजू जी, बोलिए। सर समय बर्बाद हो जाएगा। संजू जी फैक्ट आंकड़े पे बोलिए। सुशांत जी, तहसीन पूनावाला ने डंके की चोट पर कहा था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीत कर आएगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा धज्जियां उड़ गई। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटें मिली और वोट शेयर था अमित शाह जी के नेतृत्व में 100%। अरे थोड़ी तो शर्म करिए। उत्तर प्रदेश हार गए, उत्तराखंड हार गए, मणिपुर में तो आपको 5 सीटें मिली, गोवा हार गए। यहाँ बैठकर टीवी स्टूडियो में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़े करते हुए शर्म नहीं आती आपको?
ये लोकतंत्र है, मेरा अधिकार है। एक बार नहीं 100 बार मैं पूछूंगा नरेंद्र मोदी सर से, आप कौन होते मुझे रोकने वाली? आप होते कौन है मुझे रोकने? नहीं संजू जी मुझे एक बात पे एतराज है। क्यों आप संजू जी संजू जी संजू जी एक मिनट तहसीन भाई एक सेकंड रुकिए। संजू जी एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। संजू जी थोड़ा सा, संजू जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। पर इंडिया रिसेशन में नहीं जाएगा संजू जी, IMF ने कहा है। ठीक है ये आंकड़े आपने दिए, लेकिन मेरी एक आपत्ति है संजू जी। संजू जी आप सुनेंगी नहीं। संजू जी, संजू वर्मा जी और राशन कार्ड के बीच का संजू जी ये आप सुन नहीं रही हैं, ये गलत बात है। संजू जी मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप आंकड़े रखिए, सब कुछ आपको अधिकार है, लेकिन यह कहना कि कोई आदमी नरेंद्र मोदी सरकार से प्रश्न पूछ ले तो उसको शर्म आनी चाहिए, यह उचित नहीं है। उनका अधिकार है प्रश्न पूछना, ये शर्म क्यों आनी चाहिए? आप जवाब दीजिए। सुशांत जी इसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देंगे मोदी जी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ। अगर नरेंद्र मोदी, अरे पर विपक्ष का यही काम होता है मैडम, उसमें शर्म की क्या बात है? वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, आप भी अपनी करेंगे। आम आदमी पार्टी, सुशांत जी आपने दोनों को बहुत मत दिया, आम आदमी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, जब कोविड सेकंड वेव दिल्ली में था, ये तो हर कोई जानता है सुशांत जी, अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए। क्या कहा? एक ही चीज में टीवी पर देखा करती थी दर्शक के हिसाब से, जब नेशनल चलाओ या कोई और चैनल चलाओ, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, मैंने वैक्सीन लगा ली है, मेरे बाबूजी ने भी लगा ली है जी, आप भी लगा लीजिए जी। उत्तर प्रदेश की अरविंद केजरीवाल ने 6 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने के अलावा एक काम किया हो तो बताइए। अमित शाह नहीं होते ना तो दिल्ली कोविड के सहारे कभी उभर नहीं पाती। छोड़ दिया था आपने दिल्ली वालों को। ये तो अमित शाह के नेतृत्व के तहत कोविड महामारी पर दिल्ली वालों के सहयोग से। ठीक है कुलदीप जी इस पे जवाब दीजिए। कुलदीप जी जवाब दीजिए। मुझे एक लाइन कहना है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। एक मिनट कुलदीप जी, एक सेकंड रुकिए। कुलदीप जी एक सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। तहसीनपुरा वाला 10 सेकंड में एक लाइन कह रहे, फिर आप दोनों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आम आदमी पार्टी का कट्टर विरोधी हूं, कट्टर विरोधी। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं किसी भी मुद्दे पर। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज कहना चाहता हूं, जब कोविड का सेकेंड वेव आया, मेरी पत्नी और मैं काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक के किसी भी व्यक्ति को, संजय सिंह हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, किसी को भी जब हम फोन करते थे मदद के लिए, वो रिस्पॉन्स करते थे। एक्चुअली बीजेपी काम नहीं करती थी, बीजेपी के नीचे के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के एमपीज काम नहीं कर रहे थे। बीजेपी के एमपीज के रिलेटिव्स को सुनिए, बीजेपी के एमपीज के रिलेटिव्स को मैंने ऑक्सीजन दिया हरियाणा के अंदर। प्लीज झूठ मत बोले। संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, मैं उनका विरोधी, उन्होंने काम किया, ये झूठ है। आप आम आदमी ऐसे गलत मत बोलिए। एक मिनट ठीक है। कुलदीप जी जवाब दीजिए, फिर मैं संगीता रागी जी के पास आऊँ। कुलदीप जी जवाब दीजिए। सुशांत भाई अरे थोड़ा रुक जाइए। ये देखिए मेरी डिबेट में मैं कोशिश करता हूं ऐसे तू मैं प्लीज संजू जी का ऑडियो कुलदीप जी बोलिए। काम दिल्ली सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने किया, मैं दावे से कह रहा हूं, और राज्य नहीं कर पाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से चैनल पे बात कर रहा हूं कि जैसे लोगों के लिए चाहे राशन को उपलब्ध कराना हो, चाहे भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना हो ऑक्सीजन लेने के लिए, उस हर काम को करने का काम दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को चश्मा जो लगाते हैं, दोगला चश्मा जो है, इस चश्मे से उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी में तैरती हुई लाशें इनको नहीं दिखी, उत्तर प्रदेश के अंदर तड़पते हुए लोग नहीं दिखे, इलाज के लिए गाजियाबाद के अंदर तड़पते हुए लोग नहीं दिखे, जिनको मैं जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा था दिल्ली में लाके, लोनी के अंदर बॉर्डर में तड़पते हुए लोग नहीं दिखे आपको, नोएडा के अंदर तड़पते हुए लोग नहीं दिखे। मैंने सुशांत भाई, हमने, हमारी पूरी टीम ने दिल्ली की, हमने गाजियाबाद के लोगों को, मेरठ के लोगों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों के लोगों को हमने ला के दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट कराने का काम किया। मैं दावा करता हूं कि चैनल पे अगर ये मुझे एक सरकारी अस्पताल बता दे पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मैं दावा करता हूं भाजपा की प्रवक्ता को एक अस्पताल बता दे मुझे और एक अस्पताल विजिट करा दे। एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है सुशांत भाई, चाहे इंदिरापुरम के लोग, आपके भी लोग रहते होंगे, पत्रकार पूछिएगा कौन सा सरकारी अस्पताल वहां पे, एक भी नहीं। ठीक है संगीत रागी, बीजेपी का अपना दावा है, आम आदमी पार्टी का अपना दावा है। अब आप इस पर बात कीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं आपके चैनल पे। देखिए सुशांत जी, पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से जब कोविड महामारी आई तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग और जो बाकी अन्य राज्यों के लोग थे,
उनको किस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने धोखा दिया उनके साथ, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको इतनी देर से सुन रहा हूं भाई, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? आप ही बोल लीजिए, लगातार बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया। कुलदीप जी देखिए, मैं चाह रहा था कि दूसरे गेस्ट बोले, मैं देखिए उस कोरोना के सेकंड वेव पे चर्चा करूंगा तो सारी पार्टियां एक्सपोज होंगी, इसलिए मैं देखिए कम से कम सुनिए तो सही। दूसरों को राघव चड्ढा कहते थे इतने ऑक्सीजन की जरूरत है, एक दिन केजरीवाल कुछ और कहते थे, ये भी सच है सर। आगे बोलिए। देखिए सबने देखा है कि केजरीवाल की सरकार और उनका मोहल्ला क्लिनिक क्या था, वहां पर भैंस और गायें चल रही थी, वहां पर कोई ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और लाशों से पट गया था। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश से आप तुलना करते हैं, मैं ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। वहां 20,000 मौतें हुई थी और उससे ज्यादा मौतें इस दिल्ली में हुई हैं। आप आंकड़े तो जरा गिन करके देखिए, अपने आंकड़े आपके आईना बन जाएंगे। सुन लीजिए, धैर्य नहीं रखे। कौन सी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने किया था हेल्थ सेक्टर में, कौन सी व्यवस्था किया था? सवाल ये नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर हमने फोन किया और हमको मिल गया। तहसीन पूनावाला के बहुत अच्छे कांटेक्ट होंगे, उन्होंने संजय सिंह को फोन किया, उन्होंने हम मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं, हम संजय सिंह को नहीं जानते हैं, वो मेरे मित्र नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा है यहां लाशों से पटी हुई थी। हम जब भी उठते थे, हमने देखते थे, जब भी हम लोग फेसबुक खोलते थे, सोशल मीडिया देखते थे, कोई न कोई अपना परिचित या प्रिय आदमी जा चुका होता था। और आप कहते हैं कि हमने अच्छी व्यवस्था की है, खाक में आपने व्यवस्था की है। अरे क्या व्यवस्था की है? एक बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट का मामला है। कौन सा एम्प्लॉयमेंट, किस सेक्टर में आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है? अरे आपका ट्रेडिंग के कारण आपके पास जो रेवेन्यू आता है वो ट्रेडिंग के कारण आता है। आपने कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर खोल रखा है? अरे आप बताएं तो सही, कौन सी फैक्ट्री यूनिट खोल रखा है दिल्ली सरकार की मदद से? अरे भाई आप सुनो तो सही, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप यहाँ के, चूंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी झूठा आप जीते हैं इस कारण से कि 12% मुसलमानों का वोट बैंक जो है, एक मुश्त जो है वो आपके पक्ष में गया है, ये मत भूलिए। रागी जी 12% मुसलमान के वोट से 63 सीट नहीं आती है। देखिए सुन लीजिए, 63 सीट नहीं आई। सुन लीजिए, मैं आपसे सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, बट मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है वो इनको उसी रूप में मिला है। ठीक है, जहां पर आप 12% ले जाते हैं, जहां पर नेक टू नेक फाइट होता है, आप जरा मार्जिन का गैप देख लीजिएगा। तहसीन पूनावाला छोटे में बोलिए, तहसीन पूनावाला। मान लो मुसलमान ने वोट भी किया आम आदमी पार्टी को, क्या देश के नागरिक नहीं, उनका अधिकार नहीं? ये क्या तर्क हुआ कि उनको आपको मुसलमान का वोट मिला? नहीं, आप मुसलमानों का वोट लीजिए ना, लेकिन रेडिकलाइज करके मत लीजिए ना, रेडिकलाइज करके मत लीजिए। आप लीजिए ना मुसलमानों का वोट, कौन मना कर रहा है? देश के नहीं है, कौन मना कर रहा है? लेकिन रोहिंग्या को तो आप वोटिंग राइट दे देंगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को तो आप वोटिंग राइट नहीं दे देंगे ना। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप रोहिंग्यों के लिए क्यों आप दर्द कराने लगते हैं? अरे भाई आपकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, रोहिंग्यों के लिए लगती है, नहीं मिलना चाहिए बांग्लादेशी मुसलमानों को वोटिंग राइट नहीं। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी मांगूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने तर्क हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं सर, मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर देश के लिए कोई सेंट्रल विस्टा बनता है तो उसको नरेंद्र मोदी का बंगला बताइएगा, तो आपका ही नुकसान होगा। और इसीलिए काम पर बात हो, नाम पर बात हो, और जो काम पब्लिक के लिए किया जा रहा है उस पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया राष्ट्रवाद में आज जुड़ने।